अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन स्टेट बैंक एक्ट 2021 जिसके वाले से मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसके मुज़म्मरात से आपको आगाह कर रहा हूँ। इस पर एक सोशल मीडिया ट्रेंड तो बन ही चुका है और अब अपडेट ये है कि जमात इस्लामी ने भी बिलाखिर मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला उन्होंने अपने तौर पर नहीं किया बल्कि मुआशी माहिरीन से मुशावरत के बाद किया है। मुआशी माहिरीन से मुशावरत तो एक फैक्टर है। जमात इस्लामी ख़ुद से इंडिपेंडेंट फ़ैसले कितने करती है ये तो सब जानते हैं, इसकी एक पुरानी तारीख़ है और किसके कहने पर सरगर्म अमल होती है ये मैं नहीं जानता। आप अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जमात इस्लामी ने यह ऐलान किया है कि वो स्टेट बैंक एक्ट 2021 के काले कानून के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगी और हुकूमत को ऐसा कानून बनाने से रोकेगी जो मुल्क की मईशत और मुल्क की आज़ादी के लिए तबाहकुन और ईस्ट इंडिया कंपनी साबित हो सकता है। ये तो है जमात इस्लामी की पोजीशन। नाज़रीन, जो दीगर माहिरीन हैं और माहिरीन मईशत हैं और सियासतदान हैं उनकी भी अपनी एक राय और सामने आई है और ख़ास तौर पर एक लेटर लिखा है रहमान मलिक ने कॉलिंग पाकिस्तान के नाम से, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ माहिरीन मुआशी माहिरीन की राय की बुनियाद पर ये कहा है कि ख़ुद मुख्तार स्टेट बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करेगा और उन्होंने मशवरा दिया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट इस पर संजीदगी से गौर करे कि क्या वो अपने ही एक आईनी अदारे को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए जाने की इजाज़त देगी और ऐसा कोई भी कानून जो मुल्क के लिए तबाही का सबब बने इसकी मज़ाहमत लाजमी है। ये बात कह रहे हैं रहमान मलिक साहब, लेकिन ये बात वो अपनी पार्टी को नहीं कह रहे, ओवरऑल अवाम को मुखातिब करके ये बात उन्होंने की है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी उनकी इस कॉल पर मुतहरिक हुई है। जमात इस्लामी के मुतहरिक होने के अपने ही फैक्टर्स हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो उन्होंने मुआशी माहिरीन से भी मुशावरत की है और जमात इस्लामी अगर मैदान में आ रही है तो वो फिर दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने की कोशिश कर रही है और अपने साथ मिलाकर चलाने की कोशिश करेगी। देखते हैं पीडीएम से भी वो बात करते हैं या नहीं। और पीडीएम को मुझे हैरत है कि अभी तक पीडीएम ने इस इशू पर क्यों बात नहीं की जो एक अहम कौमी इशू है और बराह रास्त अवामी मफाद से मुंसलिक है। क्या वो ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा सख्त किस्म का कानून बनना है तो ये हुकूमत बना जाए और उनके गले ना पड़े? बहरहाल आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल जमात इस्लामी के जो हम ख्याल जमातें हैं उनसे वो मुशावरत करेगी और उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, हम कॉलिंग पाकिस्तान नामी लेटर में मज़ीद कहा गया है कि हमें अपने इस हक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है कि हमारी अपनी आज़ाद मुआशी पॉलिसियाँ हों और हमारा स्टेट बैंक कानून नाफिज करने वाले अदारों के ताबे हों। या मैं ये वज़ाहत कर दूँ कि जो नया कानून आ रहा है उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नैब, FIA, पुलिस, हर किस्म के कानून नाफिज करने वाले अदारों की दस्तरस से बाहर निकाल कर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा बनाया जा रहा है कि वो जो चाहे सो करे, किसी को इन्फॉर्मेशन दे, किसी से इन्फॉर्मेशन ले, किसी को कर्ज दे, किसी को ना दे। लेकिन जो मुल्की मुफाद में होता है वो ये होता है कि वो इन अदारों के भी सामने जवाबदेह हो और अपनी वजारत और हुकूमत के भी मातहत हो, जबकि इस कानून के तहत इसको वजारत की मातहती से भी निकाला जा रहा है। ख़त में कहा गया है कि इस बात की भी तहक़ीक़ होनी चाहिए कि ऐसा नाक़िस बिल मुतारिफ़ करवाया किसने। इस बिल से हमारा दिफाई बजट, न्यूक्लियर के लिए की गई ख़रीदारियाँ और CPEC सब कुछ गैर महफूज हो जाएगा। ग़ालिबन इस कानून का मकसद भी यही है। जो IMF और दीगर अदारे हैं वो चाहते भी यही हैं कि जो पाकिस्तान के ये वाले सीक्रेट्स हैं इन तक रसाई हासिल करें और इन अखराजात को वाइंड अप कराएँ। ख़ास तौर पे न्यूक्लियर और CPEC के तो बहुत सख्त खिलाफ हैं और दिफाई बजट में भी वो जो पाकिस्तान आर्मी की सलाहियत है उसको कट लगाने के लिए उसमें कमी करवाना चाहते हैं। और अगर ये आज़ाद और इंडिपेंडेंट अदारा बन गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बराह रास्त कंट्रोल में आ गया IMF के,
تو پھر نہ جانے کیا ہوگا، پھر تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو وارن کر سکتے ہیں، اور یہ جو معاشی ماہرین اور سیاستدان کہہ رہے ہیں اس کی آواز، میرا کام آپ تک آواز پہنچانا ہے، وہ میں پہنچا رہا ہوں. کیا بطور قوم اس بل کے مضمرات جانتے ہوئے بھی ہم خودکشی کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے اس لیٹر میں، کالنگ پاکستان نامی لیٹر میں شیئر کروں گا. اور جماعت اسلامی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اب خم ٹھوک کر میدان میں آ گئی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ اور کون کون سی جماعتیں آتی ہیں اس کا تو علم نہیں، لیکن جو حفیظ شیخ کی برطرفی ہے، سابق وزیر خزانہ، ہم کو ثابت کہیں گے کیونکہ نئے وزیر خزانہ کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ نیر بخاری نے ان کے اس برطرفی کو چیلنج کیا ہے اور اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدوں سے. ان کا کہنا ہے کہ اگر حفیظ شیخ نااہل تھے تو پھر انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ان پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک نااہل شخص سے کیے ہوئے معاہدے عوام پر کیوں مسلط رہے ہیں، جن کے نتیجے میں ملک شدید ترین اور ملک کی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کی شرح اور افراط زر کی شرح پر ہے، جبکہ معیشت ملک کی تاریخ کی بدترین نچلی سطح پر ہے. تو یہ انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں اب حکومت نے آ کر اعتراف کیا ہے، جسے پہلے دن سے چیخ کر بتایا جا رہا تھا کہ معاشی پالیسیاں درست نہیں ہیں. حفیظ شیخ کا برطرف کیا جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی معاشی پالیسیاں درست نہیں تھیں اور حکومت کو انہیں نکالنا پڑا. تو اگر حکومت نے انہیں نکالا ہے تو پھر ان کے کیے ہوئے وعدوں پر بھی معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی جائے. کیا کرتی ہے حکومت، کیا رخ اختیار کرتی ہے جماعت اسلامی کی تحریک اس قانون کے حوالے سے، اور یہ قانون منظور ہو بھی پاتا ہے یا اس مزاحمت کے نتیجے میں منظور ہوئے بغیر رہ جاتا ہے، اور اگر منظور نہیں ہوتا تو حکومت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. فی الحال اجازت دیجیے راشد حبیب کو، راشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.